हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। आज की इस पूरे टॉपिक में हम लोग मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम पर बात करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश देश के अन्य भागों की तरह किस तरह से मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और किस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर हुए। तो इस पूरे टॉपिक को आज हम लोग मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक को देखेंगे, बात करेंगे इस पर। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की। तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की यदि हम बात करें तो जिस तरह से पूरे देश के अन्य भागों में क्या था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी तरह से देश के अन्य भागों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया। तो जो मध्य प्रदेश था, यहाँ पर भी क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी संघर्ष, काफ़ी प्रयास किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिनमें नागपुर का विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो क्या था, मध्य प्रदेश था, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया। सन 1857 का जो क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी क्या किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह यहाँ पर हुए थे, जिनमें से नागपुर का विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो नागपुर का विद्रोह था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में माना जाता है। नागपुर के तत्कालीन शासक अप्पाजी भोसले को अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया था। घटनाक्रम क्या हुआ था, तो घटनाक्रम था नागपुर के जो तात्कालिक उस समय के शासक थे अप्पाजी भोसले, उनको अंग्रेजों ने क्या क्या बोला कि मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और जो नर्मदा कछार का क्षेत्र है वो आप छोड़ दीजिए। तो उस हालत में क्या किया, ऐसी स्थिति में अप्पा साहिब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई, बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया। तो ऐसी जो स्थिति जब आई तो अप्पा साहिब ने क्या किया था, अप्पाजी जो भोसले थे उन्होंने क्या किया, अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई, बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु उन्हें पराजित होकर भागना पड़ा। लेकिन उनको क्या हुआ, पराजित होकर के वहाँ से भागना पड़ा। 1857 ईस्वी से पहले भी मध्य प्रदेश में कई विद्रोह हुए हैं। तो 1857 ईस्वी से पहले की यदि बात करें तो उस टाइम पर भी क्या हुए हैं, मध्य प्रदेश में कई विद्रोह हुए हैं। लेकिन ये विद्रोह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय में हुए थे। लेकिन ये जो विद्रोह थे वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम पर हुए थे। 1833 ईस्वी में रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो 1833 ईस्वी में क्या था, जो रामगढ़ के राजा थे जुझार सिंह, उनके जो पुत्र देवनाथ सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किंतु वो भी सफल नहीं हो सके थे, वो भी असफल रहे थे। अंग्रेजों की दुर्गम संधि से नाराज चंद्रपुर सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, भरहुत के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड मुखिया ढिल्लन शाह और हीरापुर के हिरेन शाह या हृदय शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 में बगावत के झंडे गाड़ दिए थे। तो जो 1857 की क्रांति से पहले की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजों की जो दुर्गम संधियाँ थी, उससे क्या थे, जो मध्य प्रदेश में जो क्या थे राजा थे, तो वो क्या थे, नाराज थे। और उन राजाओं में चंद्रपुर सागर के जो राजा जवाहर सिंह बुंदेला, भरहुत के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड मुखिया ढिल्लन शाह और हीरापुर के हृदय शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 ईस्वी में बगावत के झंडे गाड़े। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन सभी ने क्या किया था, बगावत की थी, विरोध किया था। इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे जो क्षेत्र थे, ये यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के इस प्रयास को अंग्रेज दबाने में सफल हो गए। लेकिन आपसी क्या था, राजाओं में आपसी सामंजस्य न होने और एक दूसरे से तालमेल न होने के अभाव में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके जो विद्रोह थे उनको दबाने में वो सफल हो गए। और इसी समय नरसिंहपुर के जमींदार बिल्लन शाह ने भी विद्रोह किया था। तो उस समय जो नरसिंहपुर के क्या थे, जमींदार थे बिल्लन शाह, उन्होंने भी विद्रोह किया था। लेकिन इस विद्रोह को भी अंग्रेजों की जो सेना थी उसने क्या किया था,
समाप्त कर दिया था, दबा दिया था। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में अंग्रेज जो थे वो छावनी के भारतीय सैनिकों ने भी मध्य प्रदेश में अंग्रेजी छावनी के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सेना की पैदल और घुड़सवार इकाइयों ने रात्रि 9 बजे विद्रोह कर दिया। तो मध्य प्रदेश में जो अंग्रेजी छावनी के भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 3 जून 1857 को नीमच छावनी में जो सेना थी, सेना की पैदल और घुड़सवार जो टुकड़ियां थी, इकाइयां थी, उन्होंने रात 9 बजे विद्रोह कर दिया एवं नीमच छावनी के बंगलों में आग लगा दी। और जो नीमच छावनी के बंगले थे उनमें आग लगा दी तथा किले पर अधिकार करने का प्रयास भी किया। और किले पर क्या किया, अधिकार करने का भी प्रयास किया। इसी बीच कर्नल सीबी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों के साथ उदयपुर से आकर नीमच के किले पर अधिकार कर लिया। और इसी बीच जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें जो कर्नल सीबी सोबर्स था, ये राजपूत सैनिकों की मदद से उदयपुर से आकर के क्या किया, नीमच के किले पर अधिकार कर लिया। उसने निम्हाहेड़ा पर भी कब्जा कर लिया। तो उसने क्या किया, नीमच के किले के साथ साथ निम्हाखेड़ा पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किंतु महिदपुर, मंदसौर तथा अन्य स्थानों के क्रांतिकारी और सैनिक नीमच पर असफल आक्रमण करते रहे। लेकिन उसके बाद भी जो महिदपुर, मंदसौर और जो अन्य स्थानों के क्रांतिकारी और सैनिक थे वो नीमच पर भले ही उनका जो है तो आक्रमण सफल न हो रहा हो, फिर भी वो असफल आक्रमण ही वहाँ पर करते रहे। 14 जून 1857 की रात्रि 9 बजे 14 जून 1857 की रात्रि 9 बजे ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। तो ग्वालियर के निकट जो मुरार छावनी थी वहाँ पर विद्रोह 14 जून 1857 की रात को 9 बजे होता है। और सैनिकों ने ग्वालियर से शिवपुरी के बीच जो संचार व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया। और जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने क्या किया, ग्वालियर से शिवपुरी के बीच संचार व्यवस्था को भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप मुंबई आगरा मार्ग की मुख्य संपर्क लाइन को भी खतरा उत्पन्न हो गया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मुंबई आगरा मार्ग की मुख्य संपर्क लाइन को भी क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं महाकौशल क्षेत्र में 1857 महाकौशल क्षेत्र में 1857 को एक नवयुवक ने अंग्रेज अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया। तो महाकौशल क्षेत्र जो वर्तमान का जबलपुर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 18 जून 1857 को एक नवयुवक ने अंग्रेज अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया, जिसे गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिसे क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। और शेख रमजान के नेतृत्व में जो अश्वारोही टुकड़ी थी, इसने क्या किया, जो घुड़सवारों की टुकड़ी थी, इसने सागर में विद्रोह किया। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र ने गढ़मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई। तो रानी दुर्गावती के जो वंशज थे शंकर शाह और उनके जो पुत्र थे, उन्होंने गढ़मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई। इसी समय राघवगढ़ के किशोर राजा ठाकुर प्रसाद, मंडला के श्री बहादुर और देवी सिंह, रायपुर के जमींदार नारायण सिंह ने भी स्वतंत्रता के लिए मोर्चा खोला। तो इन सभी ने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए 1857 के समय इन्होंने भी क्या किया था, मोर्चा संभाला था। सबसे पहले तो शंकर शाह और उनके पुत्र अंग्रेजों के चंगुल से निकल भागे, लेकिन अंततः उन्हें अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। पहले तो क्या हुआ, शंकर शाह और उनके जो पुत्र थे रघुनाथ शाह, वो अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकले थे, लेकिन अंत में उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पकड़ करके तोप से उड़ा दिया गया था। ठाकुर प्रसाद को आजीवन कारावास देकर बनारस भेज दिया गया। और जो ठाकुर प्रसाद थे इनको क्या किया गया, आजीवन कारावास देकर के बनारस भेजा गया, जहां इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। श्री बहादुर, देवी सिंह और नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। तो इनको भी फांसी दी गई थी। श्री बहादुर, देवी सिंह और नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह भड़क उठा। तो 20 जून 1857 को शिवपुरी में भी क्या हुआ, क्रांति का विद्रोह भड़क उठा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों को गुना भागना पड़ा। और जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर थे वो वहाँ शिवपुरी से गुना भाग गए। तभी बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो जो बुंदेलखंड में स्थानीय सैनिक थे उसी समय उन्होंने भी विद्रोह किया। और 1 जुलाई 1857 की प्रातः सादत खान व भागीरथ के नेतृत्व में इंदौर की ओर बढ़ रही अंग्रेजी सेना पर विद्रोहियों ने हमला किया। तो
1 जुलाई 1857 की प्रातः क्या हुआ, सादत खान और भागीरथ के नेतृत्व में इंदौर की ओर जो सेना बढ़ रही थी, बढ़ रही अंग्रेजी सेना पर विद्रोहियों ने क्या किया था, जो इंदौर की तरफ क्या अंग्रेजों की सेना जा रही थी उस पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों को असफलता का सामना करना पड़ा और ये जो लड़ाई थी इसमें जो अंग्रेजी सेना थी वो असफल हो गई, हार गई और लगभग 20 सैनिक हताहत हुए और 20 सैनिक लगभग मारे गए। 13 लाख रुपए से अधिक की सामग्री स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ लगी और उस टाइम की जो 13 लाख रुपए से ज़्यादा की जो संपत्ति थी, सामग्री थी, वो स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ लगी। भोपाल की बेगम सिकंदर ने कर्नल ड्यूरेंट की सहायता कर विद्रोह को दबा दिया और उस टाइम पर जो भोपाल की बेगम सिकंदर थी, सिकंदर बेगम, उन्होंने क्या किया, कर्नल ड्यूरेंट की सहायता करके विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। तो इस तरह से ये भोपाल की बेगम के कारण यहाँ का जो क्या था, विद्रोह था, वो दब गया। अब बात आती है महू में 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने पुनः विद्रोह किया। तो महू जो छावनी थी वहाँ पर 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने पुनः विद्रोह किया और महाराजा होलकर ने सादत खां के नेतृत्व को सराहते हुए उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। तो जो महाराजा होलकर थे उन्होंने सादत खां के नेतृत्व को सराहा और उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया। नीमच और महू में विद्रोह का समाचार फैल गया और नीमच और महू में भी क्या हुआ, विद्रोह का समाचार फैल गया। फलतः 2-3 जुलाई 1857 की रात्रि में धार, अजमेर, अमझेरा, सरदारपुर तथा भोपावाल में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का। ऐसे समय में दिल्ली के शाहजादा हुमायूं ने मंदसौर जाकर विलायती, मेवाती और सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो जो शाहजादा हुमायूं था उसने क्या किया, उसने मंदसौर जाकर विलायती, मेवाती और सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और फिरोज शाह के नाम से वह मंदसौर का राजा बन गया। 1857 के दौरान ही संभलपुर राज्य के शासक सुरेंद्र साई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संगठित किया। वह अंग्रेजों से असंतुष्ट था क्योंकि सुरेंद्र साई को अंग्रेजों ने संभलपुर राज्य की गद्दी पर नहीं बैठने दिया था। संग्राम में पराजित होने पर सुरेंद्र साई एवं उसके भाई उदय साय, घन साय और काका बलराम को बंदी बनाकर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। लेकिन जल्दी ही सुरेंद्र साय अपने भाइयों सहित जेल की दीवार तोड़कर भाग निकले तथा लगभग 2000 सैनिकों को एकत्रित कर अक्टूबर 1857 में संभलपुर के किले पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने धोखा देकर सुरेंद्र साई को पुनः गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वे फिर चकमा देकर भाग निकले और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को जारी रखा। और क्या हुआ, जो सुरेंद्र साई थे वो दोबारा पकड़े गए, लेकिन फिर से वो भाग निकले और क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध वो विद्रोह को अपने जारी रखा। आज़ादी के आंदोलन की यह चिंगारी धीरे धीरे मंडलेश्वर, खरगोन जिला में पहुंच गई। मंडलेश्वर स्थित घुड़सवार एवं पैदल सेना ने बगावत कर सेंट्रल जेल पर हमला बोल दिया। तो जो उस टाइम की सेंट्रल जेल थी जो मंडलेश्वर में थी, उस पर क्या किया, हमला बोल दिया सैनिकों ने, घुड़सवार और पैदल सेना ने। विद्रोहियों ने कैदियों की सहायता से संपूर्ण खजाना लूट कर जेल पर कब्जा कर लिया। जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, कैदियों की सहायता से पूरा खजाना लूटा और जेल पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया एवं अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी और स्वयं को स्वतंत्र होने की घोषणा भी कर दी। इस घटना ने बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए और ये जो पूरी घटना थी इसमें बंगाल जो रेजिमेंट था उसके जो कैप्टन थे बेंजामिन हेप्स वो मारे गए। इन विद्रोहियों ने लगभग 2 वर्ष तक मंडलेश्वर पर स्वतंत्र रूप से शासन किया और उस टाइम पर विद्रोहियों ने क्या किया था, 2 साल तक मंडलेश्वर पर स्वयं स्वतंत्र शासन किया। लेकिन 1859 में एक बड़ी हथियारबंद अंग्रेजी सेना ने हमला करके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सामूहिक रूप से फांसी दे दी। लेकिन होता क्या है, 2 साल बाद 1859 में एक बड़ी हथियारबंद अंग्रेजों की सेना क्या करती है, विद्रोहियों के ऊपर हमला करती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको सामूहिक रूप से फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से मंडलेश्वर की ये जो है तो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। आगे बात कर लेते हैं। इसी समय क्या होता है, यहीं के भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंधवा में विद्रोह कर दिया। तो सेंधवा में जो भीमा नायक थे इनके नेतृत्व में आदिवासियों की सेना ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजी सेना को काफ़ी प्रयास करना पड़ा और इसको दबाने के लिए भी अंग्रेजी सेना को क्या करना पड़ा, काफ़ी प्रयास करना पड़ा। मंडला जिले की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ की वीर रानी अवंतीबाई के पति की मृत्यु के समय
उनका पुत्र नाबालिग था, अतः अंग्रेजों ने राज्य की देखभाल हेतु एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी, जिससे रानी अंग्रेज सरकार से नाराज थी। समय आने पर उसके नेतृत्व में सेना ने सबसे पहले मंडला राज्य को, जिस पर अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति की कुदृष्टि पड़ी थी, मुक्त कराने का संकल्प लिया। रानी की सेना ने मंडला नगर की सीमा पर खेरी गांव में अपना मोर्चा जमाया और अंग्रेज सेनापति बार्डन को क्षमा मांगने के लिए मजबूर कर दिया। बार्डन अपने पुत्र के साथ रणभूमि से भाग गया। इसके बाद रानी ने अपने राज्य रामगढ़ की ओर कूच किया और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मौत के घाट उतारकर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच बार्डन ने अपनी सेना को पुनः संगठित कर दिसंबर 1857 में रामगढ़ की ओर कूच कर दिया। 3 माह तक वह अपने अभियान में सफलता नहीं प्राप्त कर सका। तभी रीवा राज्य की सेना की मदद से वो घेरा डाला गया और रानी को देवहारगढ़ के जंगल की ओर भागना पड़ा। जब अंग्रेज सेनापति वार्डन को इस बात का पता चला तो उसने रानी का पीछा किया। रानी के मुट्ठी भर सैनिकों एवं अंग्रेजी सेना के बीच 20 मार्च 1858 को युद्ध हुआ, जिसमें रानी के अधिकांश वीर सैनिक मारे जाते हैं। और यह स्थिति देख करके उसने अंग्रेजों के हाथ जीवित रहने के बजाय मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। और उसकी जो अंग रक्षिका गिरधारी बाई थी, उसकी कमर में बंधी कटार खींचकर अपनी छाती में घोंप ली। उसकी अंगरक्षिका ने भी ऐसा ही किया और इस तरह से वो दोनों जो है तो मध्य प्रदेश के नहीं अपितु भारत के जो है तो इतिहास के पन्नों में भी अमर रह गई। आगे बात कर लेते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत प्रदेश के सिवनी जिले में सन 1916 से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या होता है, प्रदेश के सिवनी जिले में सन 1916 से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920-21 में कांग्रेस का असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ आरंभ हुआ और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व सी प्रभाकर ढूंढीराज जटार खां ने अपनी वकालत छोड़कर किया था। तो जो असहयोग आंदोलन था इसका मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व था वो श्री प्रभाकर ढूंढीराज जटार खान ने जो है तो किया था और ये वकील थे। अपनी वकालत छोड़ करके इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब्दुल जब्बार खान ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और जो अब्दुल जब्बार खान थे इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश में। सन 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह में सिवनी से भारी संख्या में स्वाधीनता सेनानियों ने भाग लिया था। तो 1923 का जो नागपुर झंडा सत्याग्रह था उसमें सिवनी से भारी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। नागपुर में इस झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व एवं संचालन महात्मा भगवान दीन, जनरल आवरी एवं पूनम चंद राका ने किया था। तो भगवान दीन, जनरल आवरी एवं पूनम चंद राका ने क्या किया था, नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1929-30 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। तो 1929-30 में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने क्या किया था, गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किया था। सन 1922 में मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी फेल्ट हेल्ट की होली जली और इसी समय सामंतशाही के विरुद्ध तथा लोकतंत्रीय शासन की स्थापना के लिए जन आंदोलन छेड़ने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करी गई। तो इसी टाइम पर क्या हुआ था, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए जन आंदोलन छेड़ने के उद्देश्य से नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करी गई। तदनुसार 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसी के अनुसार क्या हुआ, 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। मौलाना तरजी मशरिकी सदर एवं चतुर नारायण मालवी इस मंडल के मंत्री चुने गए। और क्या हुआ, मौलाना तरजी मशरिकी सदर एवं चतुर नारायण मालवीय क्या हुए, इस मंडल के मंत्री चुने गए, जिन्होंने खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किया। और इन्होंने क्या किया, जो खुला अधिवेशन था वहां पर इन्होंने क्या किया था, नागरिक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। 1923 में जबलपुर से आरंभ हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो 1923 में जबलपुर से आरंभ हुआ झंडा सत्याग्रह के झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन था वो सर्वश्री देवदास गांधी,
निर्देशन का काम कौन किया था? तो देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रश्न पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के कारावास की सजा की गई थी। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। तो जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया और यहीं पर इस वर्ष हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन में सेठ गोविंद दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार कर राजद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया गया। तो इसी वर्ष क्या हुआ, जंगल सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ और उस आंदोलन में सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विष्णु दयाल भार्गव, इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वर्तमान बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी क्षेत्र के आदिवासियों ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो जंगल सत्याग्रह का आंदोलन था, ये बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी क्षेत्र के आदिवासियों ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सन 1930 में के जंगल सत्याग्रह के आह्वान के समय तो इस अंचल का प्रत्येक आदिवासी कंधे पर कंबल डाले तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने जंगलों एवं पहाड़ों से निकल पड़ा था। इनके द्वारा आरंभ किए गए जंगल सत्याग्रह का मुकाबला करने में अंग्रेजी सरकार को काफ़ी प्रयास करना पड़ा और इनके द्वारा जो जंगल सत्याग्रह था उसका मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी सरकार को काफ़ी जो है तो मशक्कत करनी पड़ी थी। 1938 ईस्वी में खंडवा, सीहोर, जबलपुर आदि नगरों में नमक कानून तोड़ा गया और 1938 ईस्वी में क्या हुआ, खंडवा, सीहोर, जबलपुर आदि नगरों में नमक कानून तोड़ा गया। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो रतलाम में क्या था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसका जो सूत्रपात था वो स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था। 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। 1920 में जो रतलाम कांग्रेस कमेटी थी इसकी स्थापना हुई और श्री मोहम्मद उमर खान इसके अध्यक्ष बनाए गए और श्री जो मोहम्मद उमर खान थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। सन 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई और 1931 में क्या हुआ, स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई। सन 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई जिसने किसान और मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया और 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना ने क्या किया, किसान और मजदूरों को संगठित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले ने स्वाधीनता के लिए स्वाधीनता संग्राम के प्रथम आंदोलन से लेकर के उसकी प्राप्ति तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, साथ ही उसे चिरस्थायी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। देश के साथ साथ रियासती प्रजा को भी मुक्ति मिली। मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य बनाया गया। रीवा, पन्ना, छतरपुर आदि का एकीकरण कर विंध्य प्रदेश का गठन हुआ। भोपाल भी राज्य घोषित किया गया। स्वाधीनता के तुरंत बाद देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वर्तमान मध्य प्रदेश का जन्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस व बरार नामक एक प्रांत अवश्य था, किंतु उसकी सीमाएं वर्तमान मध्य प्रदेश से सर्वथा अलग थी। महाकौशल तथा बरार के जिले इस प्रांत में सम्मिलित थे और महाकौशल तथा जो बरार के जिले थे वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंतर्गत आते थे तथा बीच बीच में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतें भी थी जो सम्मिलित रूप से सेंट्रल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। तो बीच बीच में जो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ छोटी रियासतें थी वो भी क्या थी, सेंट्रल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ की रियासतों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश का राज्य बना जो पार्ट ए की ए स्टेट थी। तो जो क्या था, वर्ष 1947 का था। उसी साल सेंट्रल प्रोविंस व बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी उनको शामिल करके मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया और ये पार्ट ए स्टेट था। इसकी राजधानी नागपुर थी और उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया और उसी समय जो उत्तर में रियासतें थी उनको विंध्य प्रदेश में शामिल करके रियासतों को शामिल करके विंध्य प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी रीवा थी। पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित रियासतों को मिलाकर के मध्य भारत पार्ट बी स्टेट बनाया गया जिसकी राजधानी ग्वालियर तथा इंदौर दोनों को 6-6 माह के लिए रखा गया और भोपाल को पृथक राज्य सी स्टेट पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला।
सन 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य की सीमा में परिवर्तन किए गए और इस प्रकार सीमाओं में हुए भारी परिवर्तन के पश्चात वर्तमान मध्य प्रदेश का निर्माण होता है और 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और नए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया। तो इस तरह से दोस्तों ये स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्माण तक की पूरी बातचीत थी। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।